हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो देश के 29वें आर्मी चीफ का प्रभार किसने संभाल लिया है? कौन है नए आर्मी चीफ? केंद्र सरकार ने थल सेना का उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन, तो उसे विमान में यूज़ करने वाली पहली एविएशन कंपनी कौन बन गई है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2G से 4G में कन्वर्ट किया जा रहा नेटवर्क को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन नए बन गए हैं, कौन है वो? तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, देश के 29वें आर्मी चीफ का प्रभार किसने लिया है? आंसर होगा मनोज पांडे। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, कब लिया प्रभार उन्होंने? तो 30 अप्रैल को लिया है। नए आर्मी चीफ बन गए हैं 29th आर्मी चीफ। ओके, दरअसल 28वें जो सेनाध्यक्ष हैं MM नरवणे, वो 30 अप्रैल को रिटायर हो गए, तो उन्हीं की जगह अब जनरल मनोज पांडे को आर्मी चीफ बना दिया गया। ओके, और सेना प्रमुख बनने वाले वो, यानी इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले इंजीनियर हैं आर्मी के। ओके, फोटोग्राफ ये रहा। ये प्रभार सौंप रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद MM नरवणे किसे सौंप रहे हैं? तो जनरल मनोज पांडे को। जनरल मनोज पांडे वो इंजीनियर हैं और अब तक ऐसा ही होता रहा इंडियन आर्मी में कि इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी जो अधिकारी हैं वो आर्मी चीफ हुआ करते थे, लेकिन पहली बार एक इंजीनियर को सेना प्रमुख बनने का मौका मिला। तो इनका जन्म हुआ था 6 मई 1962 को। नागपुर के रहने वाले हैं मूलतः ये, और 1982 में इंडियन आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स जिसे कहते हैं द बॉम्बे सैपर्स, उसमें कमीशन हुए थे। और पाकिस्तान, इसके अलावा चीन से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर अभियान चलाने का इनका पूरा अनुभव है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा BS राजू, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे थे हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। पूरा नाम क्या है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का? तो बगावली सोमशेखर राजू। ओके, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो मनोज पांडे की जगह ली है, जो कि अब बन गए हैं आर्मी चीफ, जनरल मनोज पांडे। ओके, और इनके बारे में बताऊं, BS राजू के बारे में, ये इससे पहले DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के पद पर थे। DGMO का पद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देश में। सेना के ऑपरेशन की जो बड़ी प्लानिंग होती है वो DGMO की निगरानी में होती है। ठीक है, तो इनको बनाया गया है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और द हिंदू ने ये कहा है कि ये दुर्लभ मामला है जब एक अधिकारी जो सेना कमांडर नहीं रहा है उसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में वो कामकाज संभाल रहे हैं। सेना में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि सेना का कमांडर नहीं रहे हैं ये, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देश में इंडियन आर्मी के 7 कमांड होते हैं। कौन कौन से कमांड होते हैं? वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड। 3 ये 7 के वो इनमें से किसी के कमांडर नहीं रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया गया है और ऐसा दुर्लभ मामला बताया जा रहा है। ओके, BS राजू वो हेलीकॉप्टर पायलट हैं और उन्होंने आर्मी में कब ज्वाइन किया था? तो 15 दिसंबर 1984 को। सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक और नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं वो। ओके, और जम्मू कश्मीर में कई सारे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने पूरी जो वहाँ की बटालियन थी उन सब का नेतृत्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? आंसर होगा इंडिगो। कब हुआ ये? 27 अप्रैल को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया गया है। कहाँ पर करवाया गया है? तो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर, वहाँ पर ये हुआ है। ओके, अब तक ये होता था कि GPS के जरिए लैंडिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि पहली बार स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से विमान को उतारा गया है। न्यूज़ आप देख रहे हैं, खास बात है। ओके, इंडिगो ने ये किया है। तो यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम क्या है,
भारत के कितने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम हैं और ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए कितने सैटेलाइट तैनात किए हुए हैं अंतरिक्ष में इसरो ने, और एयरक्राफ्ट कैसे नेविगेशन की मदद लेता है, इन सब पे बात करते हैं। तो यह सवाल है कि भारत का नेविगेशन सिस्टम जो स्वदेशी है वो कौन कौन सा है। देखिए, दो तरह के नेविगेशन सिस्टम को इसरो ने डेवलप किया हुआ है। कौन कौन से? तो नाविक है और गगन है। नाविक जो है वो काम आता है किसके लिए? मोबाइल में जो नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए। जैसे आप जीपीएस का यूज़ करते हैं तो आजकल कई सारे ऐसे मोबाइल आने लगे हैं जिसमें नाविक का यूज़ किया गया है। ओके। और दूसरा है गगन। गगन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो वो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए किया जाता है। ओके। तो इन सब के बारे में भी शॉर्ट में बताए जाते हैं, ये जानना चाहिए आपको। नाविक, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। इसे इसरो ने डेवलप किया है और इसरो की जो कमर्शियल कंपनी है एंट्रिक्स, वो सर्विस देती है। और इसको क्या कहते हैं? IRNSS भी कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं। क्या काम है इसका? तो जैसे आपके पास गूगल मैप का ऑप्शन आता है मोबाइल में, तो कहीं भी आप जाते हैं तो जीपीएस के जरिए उस ट्रैक करते हैं। ओके। और ये जीपीएस अमेरिका में बना हुआ है। तो जीपीएस की तरह ही इसरो का नाविक सिस्टम है जो कि मोबाइल हैंडसेट में कंपनियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। कई जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बना के दे रही है, उसमें नाविक का इस्तेमाल कर रही है। तो इसके लिए इसरो ने अंतरिक्ष में 7 सैटेलाइट तैनात किया हुआ है। ओके। और इन सैटेलाइट का फोकस इंडिया और उसके आसपास के करीब 1500 किलोमीटर के आसपास का है। नाविक की ग्लोबल रीच नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में जीपीएस की तरह ये काम कर सकता है। जबकि अमेरिका का जो जीपीएस है वो दुनिया भर में 24 सैटेलाइट तैनात किए हुए उसने, और उससे पूरी दुनिया को नेविगेशन सिस्टम देता है। ओके। मुझे लगता है ये बात आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं गगन की। गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ओके। गगन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डेवलप किया है, और इसका प्राइम रोल यही है एविएशन सेक्टर के लिए। तो कई सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं इसके लिए डेडिकेटेड, जो कि एविएशन इंडस्ट्री के जो विमान है उन सब को नेविगेशन का काम कराता है। तो इंडिया में जो एयरप्लेन लैंड करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं तो उसे नेविगेशन की आवश्यकता होती है कि एग्जैक्टली कहाँ पर उतरना है और फिर किधर उड़ान भर के किस तरफ जाना है। तो ये सब नेविगेशन के जरिए होता है। तो विमान की लैंडिंग के लिए ख़ास तौर पर रनवे के पास जब विमान आता है तो उस समय जीपीएस की बहुत ज़रूरत होती है कि वो उसी ट्रैक पर उतरे, या फिर कहें जो रनवे होता है उसी पर उतरे। तो इसके लिए या तो जीपीएस या गगन का इस्तेमाल किया जाता है। तो गगन का पहली बार इस्तेमाल किया है किसने? इंडिगो ने। ओके, इंडिगो ने। तो लेटरल या वर्टिकल गाइडेंस के लिए ये इस्तेमाल होता है, और इससे बिल्कुल सटीकता से जो छोटे हवाई अड्डे हैं वहाँ पर बहुत उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम नहीं होता है, ILS नहीं होता है। जिस एयरपोर्ट पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बताता है एरोप्लेन को कि आप इस डायरेक्शन में चलते जाओ, एक आर्टिफिशियल ऑरा बन जाता है उसके थ्रू। लेकिन जहाँ नहीं है, बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर ILS नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, तो वहाँ पर ये इस तरह से गगन के थ्रू ही हवाई जहाज जो है लैंड करेगा। ओके, मुझे लगता है बात समझ रहे होंगे। गगन की तकनीक क्या है? तो एक प्रकार का रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है। ओके, ये एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में एक्यूरेट लैंडिंग के लिए हेल्प करता है। सवाल है कि इंडिया से बाहर अगर एरोप्लेन जाते हैं तो क्या वहाँ पर भी कोई रीजनल नेविगेशन सिस्टम है? तो हाँ, दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के नेविगेशन सिस्टम है। जैसे इंडिया में गगन है, अमेरिका में वास है, इस तरह से यूरोप में EGNOS है, रशिया में SDCM है, ओके, चाइना में BDSPAS है, इसके अलावा जापान में MSAS है। तो इस तरह के अलग अलग देशों में ये है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है सरकार की ओर से। ओके, गगन से फ़ायदा क्या है? तो ये भारत के जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है उसमें हवाई जहाज़ का आधुनिकीकरण करेगा और उड़ान में देरी को कम करेगा। ओके, लैंडिंग में देरी को कम करेगा, ईंधन की बचत होगी,
और फ्लाइट सिक्योरिटी भी में भी सुधार होगा। गगन का एक और काम है, गगन का ये काम भी है कि जो आइनोस्फीयर है, यानी आइनोस्फीयर के पास में ही सैटेलाइट होता है, तो कई बार सूरज से जब सोलर तूफान आता है तो इसकी वजह से आइनोस्फीयर चार्ज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से सिग्नल जो है ना सैटेलाइट से लेकर जो जा प्राप्त करता है उस तक, वो पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये स्टडी भी करता है अपना गगन जो सिस्टम है वो, कि क्या दिक्कतें होती है, उससे कैसे हम बच सकते हैं आइनोस्फीयर में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से। मुझे लगता है ये पूरी बात आप समझ चुके होंगे। इसका पूरा PDF मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है सरकारी jobnews.com का, 1 ईयर का है, 1 साल का। इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, 6 मंथ पे, और 1 साल का पिछला भी और आगे भी 1 साल तक आपको PDF मिलता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF भी कई तरीके के होते हैं, डिटेल नोट्स के साथ होता है, केवल MCQ होता है और 1 लाइनर भी होता है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है ताकि आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है वो जांच कर सकें। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है और इसके थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट के भी टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे SSC में जो जितने सब्जेक्ट हैं, रेलवे में है, UPSC है, तो उन सब के टेस्ट दे सकते हैं। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, काफ़ी फ़ायदे हैं, हज़ारों लोगों ने लिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? आंसर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडिया टुडे में, फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम आगरा। ओके, तो आगरा नगर निगम ने ताजमहल के आसपास के 250 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम से जोड़ दिया है। और वो घर ऐसे हैं जो कि लो लैंड एरिया में हैं, जहाँ सीवर लाइन जो है वो घर से थोड़ा सा ऊंचा है, घर के फर्श से। तो ऐसे घरों में को सीवर लाइन से जोड़ना मुश्किल था, तो ऐसे में ये क्या किया गया है, ताजमहल है, उसके आसपास के बहुत सारे घर हैं, तो वहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर लाइन तैयार किया गया। ओके, इस काम की जो अनुमानित लागत है वो 100 करोड़ रुपए है। फिलहाल 5 करोड़ रुपए में 240 घरों को वैक्यूम सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और धीरे धीरे ये काम चल रहा है। तो अगले 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी है, उसके द्वारा पूरा काम होगा, रखरखाव होगा। ओके, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी क्या है? लखनऊ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आगरा वहीं जहां ताजमहल है, और मैं आगरा से ही ये वीडियो आपको शूट करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ट्राइथलीट कौन हैं? आंसर होगा रघुल शंकर नारायणन। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, ये एक इम्पॉर्टेंट चैंपियनशिप है। रघुल जो हैं वो चेन्नई के रहने वाले हैं। और आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या होता है? तो ये ट्राइथलॉन इवेंट कहलाता है। और ट्राइथलॉन मतलब 3 तरह के इवेंट होते हैं। 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है और 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित होता है। तो एक ही खिलाड़ी को उन तीनों इवेंट में हिस्सा लेना होता है, शामिल होना होता है। तो कब होगा यह आयोजन? चैंपियनशिप, आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अमेरिका के हवाई राज्य के कैलुआ कोना एक जगह है, वहाँ पर 8 अक्टूबर 2022 को आयोजन होगा। ओके, और इसके लिए क्वालिफायर इवेंट कहाँ पर आयोजित हुआ? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था 3 अप्रैल को। तो उसी में भारत के रघुल शंकर नारायण को 68 रैंक मिली और वो इस चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर गए हैं। और ऐसे पहले भारतीय हैं जो रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई हुए हैं। द हिंदू ने ये कहा है अपने एक आर्टिकल के जरिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2G मोबाइल स्थल को 2426 करोड़ रुपए की लागत से किस नेटवर्क में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा 4G। न्यूज़ आप देख रहे हैं
इतने करोड़ रुपए लगेंगे और बहुत सारे इलाके हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे देश के पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर अभी 4G पहुँचा भी नहीं है, वो 2G पर ही आधारित है। तो इंटरटेनमेंट और जो तमाम जो सिस्टम है, एजुकेशन है, वो सब उन इलाकों में जहाँ खास तौर पर जो नक्सल हिट एरियाज़ हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अब ये सरकार की योजना है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2G को 4G में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये फैसला कब हुआ, कहाँ हुआ? तो अप्रैल में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसी में हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि LWE एरिया यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल प्रभावित एरिया में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को मंजूरी दी गई है। USOF क्या कहेंगे? USOF इसे मंजूरी दी गई है। इस फंड का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये होगा। टोटल कॉस्ट 2426 करोड़ रुपए की है। 2G से 4G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। कौन करेगा ये अपग्रेड करने का काम? तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को काम ये सौंपा गया है। कितने टावर्स अपग्रेड होंगे? तो 2542 टावर अपग्रेड होंगे। किन किन राज्यों में? तो आंध्र प्रदेश है, वहाँ के 346 टावर हैं, बिहार के 16 हैं, छत्तीसगढ़ के 971, झारखंड के 450, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो वहाँ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अब किया जाएगा, 2G से 4G में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि ये काफ़ी पहले होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाले पहले राज्य का नाम बताएं। आंसर होगा महाराष्ट्र। ये क्या है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। तो जो माइग्रेशन हो रहा है, प्रवासी जो श्रमिक हैं उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित ये एप्लीकेशन विकसित किया दिया गया है। ओके, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, MTS शॉर्ट में कहेंगे इसे। और इसे किसने तैयार किया है? तो महाराष्ट्र के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसने विकसित किया है। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, काफ़ी वाइडली इसको कवर किया गया है। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो प्रवासी जो मजदूर हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो कि स्तनपान कर रहे हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं, तो उन सबको आंगनवाड़ी केंद्रों में जो उनको कुछ सहूलियतें दी जाएं, यानी एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिया जाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट इस सर्विस इसका लाभ दिया जाए। तो इसलिए ये किया गया। ओके, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ये काम किया है। माइग्रेशन कर रहे हैं जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन सब के लिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उसके अध्यक्ष लगातार दूसरी बार कौन बने हैं? आंसर होगा विजय सांपला। वो BJP लीडर हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। तो उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले भी अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और अब वो फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका आधिकारिक आदेश जारी किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया फार्मा अवार्ड्स 2022 समारोह में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? आंसर होगा सिप्ला को मिला है। यह अवार्ड केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, तो उन्होंने ही अप्रैल में बांटे हैं ये अवार्ड। तो कई सारे अवार्ड हैं, पूरी लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं। तो इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सिप्ला को। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का मिला है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को। इंडियन फार्मा फॉर्मुलेशन का अवार्ड मिला है मैक्रो लैब्स को। तो इस तरह से अलग अलग कुछ और अवार्ड्स हैं जो देख सकते हो आप। मेन अवार्ड ऊपर वाले हैं, वही इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, फ्री में है, तो वो आप देख लेना वहाँ से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे। आंसर होगा 29 अप्रैल को।
डांस के महत्व को उसका जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 30 अप्रैल का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप मेंबरशिप ले सकते हैं, देखना ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 ईयर का मेंबरशिप है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का, और ये ऐप मिल जाएगा आपको गूगल प्ले पर, सर्च करना है सरकारी जॉब न्यूज़, डाउनलोड कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।